ओके। तो इस चैप्टर का नाम, जैसे कि आपके पास अक्रूवल अकाउंटिंग, हमने स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, अक्रूवल अकाउंटिंग वर्सेस कैश अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर। अक्रूवल अकाउंटिंग है क्या चीज़, या कैश अकाउंटिंग। सबसे पहले इसकी तरफ हम चलते हैं, बेसिक कंसेप्ट इसके क्या चीज़ें हैं। हमारे पास फिनंशियल इंफॉर्मेशन के हवाले से ये एक एंटिटी जो है उसके पास दो सिस्टम होते हैं किस चीज़ को, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। या तो कैश को बेस बना के लेके चले, या अक्रूवल को बेस बना के चले, अक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस। जो कन्वेंशनली है वो हमारे पास कैश बेसिस है, जो कि करियाना स्टोर वाला है, जो कि एक गारमेंट्स की शॉप वाला है, छोटी स्मॉल साइज में, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं एक पर्सन जिस कारोबार को संभालता है, वो आमतौर पर वो क्या करता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग को लेकर चल रहा होता है। ठीक है। वो जितना एक्सपेंस पे कर देता है, जो कुछ वो पे कर देता है उसको अपना एक्सपेंस क्रिएट करता है, और जो कुछ उसने नहीं अदा किया जिस तो उसको अपना एक्सपेंस नहीं समझता। जो कुछ उसके पास कैश की शक्ल में आ गया है उसको अपनी इनकम समझता है, जो कुछ अभी तक उसके पास कैश की शक्ल में नहीं आया तो उसको अपनी इनकम नहीं समझता। ये हमारे पास है कैश बेसिस अकाउंटिंग में। जी, कैश बेस का समझ आ गया आप लोगों को? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करते जाएं। आज वाला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसी वजह से मैं आपसे बार बार ये भी से स्टार्ट से ही आपका रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको इधर से जैसे जैसे क्लियर होगा तो आगे समझ आएगी, अदरवाइज़ ये फिर आगे जाके समझ नहीं आने वाला। जी स्टूडेंट्स, कैश बेस का पता चल गया जी आप लोगों को? कैश बेस अकाउंटिंग क्या चीज़ है? नहीं पता चला तो कैश बेसिस है क्या चीज़? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक दुकान है, किस चीज़ की दुकान है जी? आप की शू शॉप है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जूतों की दुकान है आपकी, या मोबाइल की दुकान है। एक मोबाइल की दुकान के ऊपर आपने एक मोबाइल सेल किया है और उसकी रकम आपने फ़ौरन से ले ली है, और एक पर्सन आता है, भाई ये आप मोबाइल मुझे बेच दें, पैसे कल को ले लेना, 1 महीने के बाद ले लेना। आप कहते हैं नहीं भाई, मैं उधार पे चीज़ बेचता ही नहीं हूँ। ठीक है। तो आपके पास क्या है भी, आप क्या कर रहे हैं, कैश बेस के अंदर जा रहे हैं, कैश बेस अकाउंटिंग में जा रहे हैं। कैश आएगा तो आप चीज़ देंगे, कैश देंगे तो चीज़ लेंगे। जब चीज़ बेचनी है तो कैश लेके बेचनी है, जब चीज़ ख़रीदनी है तो कैश लेके दे के ख़रीदनी है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, कैश बेस अकाउंटिंग। ठीक हो गया। और ये कन्वेंशनली क्या है, स्मॉल बिजनेस में होता है, और फिनेंशियल जो हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस में है, और इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाई जाती आमतौर पर। वो जस्ट क्या बनाते हैं, सिर्फ एक खाता बुक करें। और इसी तरह से अगर वो कहता है जी, आप बंदा आपके पास जानने वाला आ गया, कहता है जी भाई मैं रेफरेंस दे देता हूँ, कोई बंदे 2-4 गवाह दे देता हूँ, काइंडली आप मुझे दे दें, मैं आपको हफ्ते के बाद पैसे दे दूंगा। आप कहते हैं ठीक है जी भाई, ये मोबाइल ले जाओ। तो आपने उसको मोबाइल उधार पे दे दिया, लेकिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे जब वो आपको पैसे देगा। आप उधार में तो लिख दिया आपने, एक बंदा जो मेरे से एक मोबाइल उधार पे ले गया है, ठीक है। जब आपने आप उसको इनकम तभी अपनी कंसीडर करेंगे जब बंदा वो आपको पैसे दे जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपने उधार पे माल ख़रीद लिया सप्लायर से, और आपने जस्ट एक याद दहानी के तौर के ऊपर आपने खाते में लिख भी लिया, लेकिन जब आपने उसकी पेमेंट करेंगे तभी आप समझेंगे कि एक्सपेंस आपका हो गया, एक्सपेंस आपका तब पे हुआ है, या एक्सपेंस आपका इनकर्ड हुआ है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या है कि एक्सपेंसेस या इनकम तभी हम उसको क्या कहते हैं, इनकर्ड समझते हैं, कि एक्सपेंस इनकर्ड हो जाएंगे या वजूद में आएंगे, या फिर इनकम को हम तभी समझेंगे कि इनकम हमारे पास आ गई है, या इनकम डिक्लेयर करेंगे जब आपके पास कैश आ जाएगा, और एक्सपेंस की सूरत में कैश आप पे कर देंगे। और कैश बेसिस में क्या है जी, ये हमारे पास आसान है इसको करना, और इसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती। कॉस्ट क्यों नहीं ज़्यादा आती, जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो खुद ही सब कुछ कर सकता है।
और इसकी सूरत में ये है कि आपको अकाउंटेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है जी हमारे पास, ठीक हो गया। और इसके ऊपर हमें तमाम जो IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके ऊपर लागू नहीं करने पड़ते, ना ही हमें कोई ज़्यादा झंझट में पड़ना पड़ता है। जी बताएं, अब कैश अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया आपके पास, कैश बेसिस का? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, मूव करते हैं हमारे पास अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। हमारे पास क्या चीज़ है अक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग है? ये एक तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल करती हैं, एक तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है जी? कॉम्प्लेक्स है, और आपके पास इसके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगती हैं। क्यों एफर्ट्स ज़्यादा लगती हैं? कॉस्ट आपके पास इसलिए ज़्यादा लगती है कि आपको इस काम के लिए, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए स्पेशली लोग हायर करने पड़ते हैं, स्पेशली एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, अकाउंटेंट हायर करने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमें ये आगे रिपोर्ट भी करना होता है अपनी फिनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से। फिनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है जी हमें? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फिनेंशियल पोजीशन बताती है हमें बैलेंस शीट, और फिनेंशियल परफॉर्मेंस हमें बताती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये इसको हम कंट्रोल करते हैं इसके ज़रिए किस चीज़ को? जो लोगों से हमने पैसे लेने हैं या लोगों के जो हमने पैसे देने हैं। रिसीवेबल्स जो हमने लेने हैं, पेबल्स जो हमने देने हैं। और एक सिस्टम है आज हमारे पास, उस सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं, किसको कितने पैसे कब देने हैं और किससे कितने पैसे कब लेने हैं, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ये अक्रूवल अकाउंटिंग की ये फ़ायदा है हमारे पास कि जब बड़ा बिजनेस होगा तो आपने लेन देन के, यानी कुछ लोगों को आपने उधार देना है, उधार लिए हुए हैं, क्या उधार लिया हुआ, माल ख़रीदा हुआ है या वैसे कुछ और किसी को आपने पे कर, जो उधार लिया उसके लिए पे करना होगा, जिनको उधार बेचा हुआ है, क्रेडिट पे दिया है, उनसे आपने पेमेंट लेनी होगी। ये आपके पास है अक्रूवल अकाउंटिंग। ये तो उसका फ़ायदा है। अक्रूवल अकाउंटिंग है क्या चीज़ बेसिकली? अक्रूवल बेसिस जो आपके पास वो ये है, एक्सपेंस जब इनकर्ड हो गया है किसी भी रिपोर्टिंग पीरियड में, किस अकाउंटिंग पीरियड में, आपने उसी में उसको रिपोर्ट करना है। और इनकम जिस रिपोर्टिंग पीरियड या जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपकी जनरेट होगी है, आपने इनकर्ड कमा ली है, अर्न कर लिया है, उसको उसी में आपने रिपोर्ट करना है और रिकॉर्ड कर देना है। एक्सपेंस हो या इनकम हो, एक्सपेंस हो या इनकम हो, आपने फ़ौरन से उसको रिकॉर्ड करना है। उसमें आपने ये नहीं देखना कि कैश हमने पे कर दिया है या कैश हमने ले लिया है। एक्सपेंस की सूरत में क्या होगा? कैश पे कर दिया, और इनकम की सूरत में कैश रिसीव कर लिया। इन दोनों सूरतों में, यानी कि एक्सपेंस की सूरत में आपने कैश पे किया है या नहीं किया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने ये रिकॉर्ड करना है कि ये एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, ये एक्सपेंस हो चुका है। ये हमारे पास कौन कहता है जी? अक्रूवल अकाउंटिंग बेसिस, अक्रूवल बेसिस जो कहती है। और इसी तरह से इनकम के हवाले से कि आपने कैश लिया है या नहीं लिया, लेकिन आपने ये लाजमी तौर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखना है कि आपने इनकम कमा ली है, ठीक है, इनकम अर्न कर ली है। जी बताएं जी, अक्रूवल बेसिस का कुछ पता चला जी, क्या चीज़ है ये? अच्छा जी, और अक्रूवल बेसिस में एक और भी हमारे पास कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट का। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस तरह के हमने अपनी जब सॉल्व की थी, क्या सॉल्व की थी? काउंटिंग इक्वेशन। उसमें काउंटिंग इक्वेशन में देखा था हमने कि हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था जो कि इनकम की सूरत में प्रॉफिट, उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया था। प्रॉफिट में से या इनकम में से एक्सपेंस को उसी अकाउंटिंग पीरियड के, उसी रिपोर्टिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को माइनस करना बेसिकली क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल है। हम क्या कहते हैं कि एक ही रिपोर्टिंग पीरियड के, अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड की इनकम से सेट ऑफ करते हैं, यानी लेस करते हैं, उसी के साथ मैच करते हैं हम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई जी। एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास है के लिए। एग्जांपल क्या चीज़ है जी? इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द लास्ट क्वार्टर अक्टूबर
to December was not paid until the end of reporting period 31st December 2009। हमारे पास एग्जाम्पल 1 क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास क्वार्टर मीन 4 महीनों का बिल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हमने अदा नहीं किया। तो 31 दिसंबर हमारे पास डेट आ गई है, रिपोर्टिंग पीरियड है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी है जी। तो इसके हवाले से कौन बताएगा ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हमारे पास एक्सपेंस है या नहीं है, और अक्रूवल अकाउंटिंग में हमारे पास ये एक्सपेंस हो चुका है ये नहीं है जी। ज़रा जल्दी से इसका आंसर दें। आपको समझ आ चुकी है कैश बेस्ड अकाउंटिंग की भी और अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की भी जी। प्लीज़ जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। उर्दू में तर्जमा आपको मैं कर चुका हूँ। ये तर्जमा यही है कि प्यारे भाई कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके पास है, आपने 4 महीनों का पे नहीं किया अभी तक। बिल आपके पास आ चुका है 4 महीनों का, लेकिन आपने 31 दिसंबर आपको डेट आ गई है, 31 दिसंबर तक आपने ये जो 4 महीनों का बिल है अभी तक अदा नहीं किया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस के तौर पर हम इसको लेते हैं ना। तो ये अब एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, एक्सपेंस हो चुका है, इसको हम क्या बताएंगे जी। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में ये एक्सपेंस है या नहीं है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हमने इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे जी। ज़रा अपने दिमाग के घोड़े ज़रा तेज़ उड़ाएं जी। पे नहीं किया ना, एक्सपेंस तो प्यारे भाई है ना, ये एक्सपेंस है इलेक्ट्रिसिटी। बात ये है कि आपने रिपोर्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बताना है। अगर कैश बेसिस के थ्रू आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि एक्सपेंस हो। पे कब कर रहे हैं, पे तो किया ही नहीं है ये यार। मैपको को छोड़ो, इस बात अभी करंटली बात जो यहाँ पे सिनेरियो क्वेश्चन की हो रही है उसको देखो। आप इस क्वेश्चन में रहें, आपने 2 कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है। कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या अभी कंसेप्ट पढ़ा, कौन बताएगा आप में कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या चीज़ है जी। अली बताएं ज़रा आप। और प्यारे भाई कैश बेस्ड अकाउंटिंग है क्या चीज़ ये बताएं आप, अभी हमने पढ़ा है। उधार नहीं होता है, असल में बात यह है कि सब लोग आपने कंसेप्ट मिक्स कर दिया। मैं दोबारा से बताने लगा हूँ आपको। आपने एक्सपेंस तब लिखना है या एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करना है जब आपने उसके लिए पेमेंट कर देनी है, रकम अदा कर देनी है। ठीक है, तब आपने कहना ये मेरा एक्सपेंस हो गया है। और इनकम के हवाले से यही है कि इनकम आपने तभी उसको तसव्वुर करेंगे जो कुछ बेचा है आपने, जब आपके पास उसके लिए कैश आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। उधार पे बेचें या नकद पे बेचें, उधार पे बेचें या नकद पे बेचें, एक अलहदा मैटर है, एक अलहदा सिनेरियो है। ठीक है, लेकिन कैश बेस ये कहता है, हमें कैश बेसिस ये है कि आपने अपना एक्सपेंस उसको तब बनाना है जब आपने उसके लिए पेमेंट कर देनी है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया आपके पास जनवरी का, आपने जनवरी का बिल अदा कर दिया, तो कब क्या होगा, तब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड कर देना है कि ये बिल आया था, मैंने इसको अदा कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो ये आपका एक्सपेंस है। फरवरी का बिल आया, आपने पे नहीं किया, तो इसका मतलब एक्सपेंस नहीं है कैश बेस्ड अकाउंटिंग में। ठीक है, फरवरी में आपने 10,000 रुपये कमाया लेकिन आपको नहीं मिला, पैसे आपके पास नहीं आए, तो आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे मैंने इनकम हासिल कर ली है, कमा ली है। ठीक है, जबकि कैश बेस जब अब उसी तरह से आपने मार्च में वो पैसे रिसीव किए, तो अब तब लिखेंगे कि भी 10,000 रुपये मैंने कमा लिया है, अर्न कर लिया है इनकम। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ये लास्ट क्वार्टर का आप लोगों ने पे नहीं किया या बिजनेस ने पे नहीं किया, तो 31 दिसंबर को कैश बेसिस अकाउंटिंग की सूरत में ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके लिए पेमेंट नहीं की है। अगर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में तरफ चले जाएं तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की सूरत में ये हमारा एक्सपेंस होगा।
क्योंकि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है कि एक्सपेंस जब इंकर्ड हो गया है जिस भी सूरत में, आपने उसके लिए रकम अदा की है, उसकी पेमेंट की है या नहीं की, जो मर्जी है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको लाजमी तौर पे रिकॉर्ड करना है। इस सूरत में क्या होगा, हमारा एक्सपेंस होगा। यानी कि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की सूरत में एक्सपेंस है और कैश बेस्ड अकाउंटिंग की सूरत में एक्सपेंस नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है। अंडर कैश बेस्ड अकाउंटिंग, अनपेड यूटिलिटी बिल विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग ईयर 2009। 2009 यानी कि 2009 जो लिखा हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस नहीं समझेंगे। इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस फॉर द ईयर 2000Y0, ठीक है, 20Y0 अपॉन पेमेंट। अपॉन पेमेंट का मतलब ये है जब हम पैसे देंगे तब हम इसको एक्सपेंस समझेंगे। जी क्लियर हो गया जी कंसेप्ट, कुछ इसको एग्जाम्पल समझ आइए जी। अब ये जी ओके जी, नेक्स्ट में आ जाए जी। अंडर द अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग, द अनपेड यूटिलिटी एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग ईयर 2009। हम क्या करेंगे कि 2009 के लिए इस बिल को एज अ एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगे। और जब एक्सपेंस हम रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको हमने अदा नहीं किया, जब अदा नहीं किया तो उसका मतलब क्या है कि हमारी लाइबिलिटी बन गया है, हमारी ऑब्लिगेशन बन गया है। तो हम क्या करेंगे, अलॉन्ग विद द लाइबिलिटी दैट विल बी पेड इन 2000Y0, कि नेक्स्ट ये हमारी ये लाइबिलिटी बन गया। अब ये जो इस तरह के चार्जेस होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, आमतौर पर करंट एक्सपेंसेस में आ जाते, सॉरी ये करंट लाइबिलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड में या नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर हमने पे करने होते हैं। तो नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में हमारे लिए क्या होगा, ये लाइबिलिटी होगा। जी कंसेप्ट क्लियर हुआ अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का और कैश बेस्ड अकाउंटिंग के हवाले से। अच्छा जी, तो अभी मैंने अभी आगे जाके आप लोगों से पूछना है दोबारा से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल 2 है जी। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2009 ऑन 1 नवंबर 2008। आपने इंश्योरेंस करवाई 2009 के लिए और उसकी पेमेंट कर दी 2008 में ही, नवंबर 8 में ही एडवांस में। तो इसकी सूरत में क्या होगा, आपके पास एक्सपेंस हमारा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होती है, लेकिन क्या कर दिया हमने, पहले से ही अदा कर दी है रकम, एडवांस पेमेंट हमने कर दी है। तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग में ये एक्सपेंस है ये नहीं है, ये बताएं सबसे पहले तो। कैश बेस में इसको हम अपना एक्सपेंस तस्वर करेंगे, अपना एक्सपेंस समझेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है। रिकॉर्ड तो हमने कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में हम कब इसको अपना एक्सपेंस डिक्लेयर करेंगे, जी बताएं, कोई बताएगा जी। जब अप्रूवल नहीं भाई, अक्रूवल, ठीक है जी। अक्रूवल में हम कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अक्रूवल में हम इसको तब रिकॉग्नाइज करेंगे, तब इसको हम एक्सपेंस समझेंगे जिस पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए हमने अपनी वो इंश्योरेंस कराई है वो टाइम पीरियड आ जाए और वो टाइम पीरियड इस ख़त्म हो जाए। 2009 स्टार्ट हुआ, हमने लिख देना है जी ये हमारे पास एक मंथ गुजरा, तो हमने एक मंथ की वो इंश्योरेंस का टाइम पीरियड होगा एक्सपेंस, तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एक महीने का एक्सपेंस हो चुका है। जब 2 महीने होंगे 2 महीने का। जब साल गुजर जाएगा 31 दिसंबर 2009 को हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे ये एक्सपेंस हमारे पास जो हमने एडवांस में दिया था ये एज अ जो इंश्योरेंस का है ये रिकॉग्नाइज हो चुका है एक्सपेंस के तौर पे, ठीक है। और जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं किसी भी एक्सपेंस की, उसको
प्रीपेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिस तरह की सिम्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, प्रीपेड एंड पोस्टपेड, जो आम तौर पे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपेड सिम्स होती हैं। कैसे कि हम पहले से अपना वो क्या कहते हैं रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और पोस्टपेड में क्या होता है कि आप यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं। आमतौर पर जो लैंडलाइन या हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं या ये प्रीपेड होते सॉरी पोस्टपेड होते हैं। और यानी पोस्टपेड या इलेक्ट्रिसिटी आप एक महीने की इस्तेमाल कर लेते हैं तो अगले महीने उसका बिल आता है। और हम PTCL बिल की तरफ जाएं तो वो भी ऐसा ही है। और ये भी जबकि कुछ जो हमारे पास आम तौर पे कंपनियां हैं पोस्ट पेड सिम्स और प्रीपेड सिम्स के वाले भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं जी? अंडर द कैश बेस्ड काउंटिंग द पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस एज सून एज कैश इज पेड टू इंश्योरेंस कंपनी ऑन 1 नवंबर 2008। जैसे ही हमने पेमेंट अदा की है, पेमेंट की है, तो हमने फ़ौरन से इसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना है, एक्सपेंस समझ लेना है। समझ आई? किस में जी? अंडर कैश बेस्ड काउंटिंग में। अब आगे चलते हैं ज़रा। अंडर द अक्रूवल बेस्ड काउंटिंग द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 2008 एज प्री पेमेंट आर पेड इन एडवांस। क्या कह रहे हैं जी? हम अक्रूवल बेस में हम क्या कहते हैं, हमने जो पेमेंट कर दिया इसको हम रिकॉर्ड तो करेंगे। किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? प्री पेमेंट की सूरत में, पेड इन एडवांस की सूरत में इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसको क्या समझा जाएगा? इसको एसेट के तौर पे समझा जाएगा। जब हमारे पास 2009 आ जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस टू विच इट बिलोंग्स टू। क्यों? क्योंकि ये 2009 से ही रेलिवेंट है, 2009 से ही बिलोंग करता है। जी स्टूडेंट्स, कुछ पता चला जी इसका एग्जाम्पल 2 का? हेलो, यहाँ पे एक बात समझने की ये भी है कि अक्रूवल बेस्ड में भी हम रिकॉर्ड करेंगे और कैश बेस्ड में भी हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेस्ड में क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि हमने कैश दिया है। और अक्रूवल में क्या रिकॉर्ड करेंगे? अक्रूवल में हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि प्री पेमेंट दी है, एडवांस पेमेंट दी है, ठीक है। एडवांस पेमेंट जो होती है किसी भी एक्सपेंस की, उसको हम एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हमारे पास करंट एसेट होता है। जब तक कि उसका वो पीरियड या टाइम पीरियड या वो एक्सपेंस जो है हमारे पास वो ख़त्म ना हो जाए, वो आ ना जाए, ठीक है, तब तक हम उसको एडवांस की सूरत में या प्रीपेड ये एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। जब वो टाइम उसका आ जाता है या जिससे वो एक्सपेंस बिलोंग करता है, जिस रिपोर्टिंग पीरियड से, जिस काउंटिंग पीरियड से, तब हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंस आ चुका है। इस एडवांस को हम या इस प्रीपेड एसेट एक्सपेंस को हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। समझ आ गई जी बात की? जी बाकी लोग भी बताएं जी प्लीज़। जी स्टूडेंट्स, उसमें एडवांस की बात नहीं है, तो ये उसके लिए आपके पास ये होता है कि आप किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं। लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसका तरीक़ाकार कुछ और होता है, उसको हम वो तो आपके पर्सनल में आ जाएगा। अगर ये बिज़नेस के हवाले से हम करवा रहे हैं तो हम किस टाइम पीरियड के लिए करवा रहे हैं और किस दुरानिए के लिए करवा रहे हैं और किस चीज़ की करवा रहे हैं, ठीक है। बात ये होती है, उसमें ये होता है कि आप कुछ पेमेंट्स जो लाइफ के लिए होता है उसमें आप जो पे करते हैं वो आप प्रीमियम पे करते होते हैं, तो वो आप आमतौर पे मंथली होता है या एनुअली होता है या सेमी एनुअली भी होता है। सेमी एनुअली मीन 6 मंथ के तौर में, ठीक होता है, या क्वार्टरली भी आप कर सकते हैं कि 4 इंस्टॉलमेंट आप करें। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्कीम परचेज़ की है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या आ गई हमारे पास? अक्रूवल कंसेप्ट गिव्स बेसिस टू मेजर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड।
अक्रूवल बेसिस से हमें क्या पता चलता है कि भाई किस अकाउंटिंग पीरियड से ये इनकम या एक्सपेंस बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमें जो बेस है ये फ्राहम करता है। क्योंकि अगर अक्रूवल काउंटिंग सिस्टम ना हो तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जनवरी के महीने में हमारे पास कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम हमने हासिल की। और इसी तरह से हमें अगर ये तो महीने की एग्जांपल आ गई, इसी तरह हम साल पे लगाएं कि 2019 में हमारा कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम हमने हासिल की। ये तो तभी उसकी सूरत में हमें पता चल सकता है जब हम अक्रूवल अकाउंटिंग बेस को हम लेके चल रहे हों, तो तभी हमें एक्चुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता चलेगा, यानी कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस में गया है। अक्रूड कंसेप्ट कवर। अक्रूड कंसेप्ट में हमारे पास क्या होता है जी, सॉरी अक्रूड कंसेप्ट क्या चीज़ है जी, अक्रूड इनकम है, अर्न इनकम है, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं। ये अक्रूड क्या चीज़ है जी? अक्रूड वैसे इसका मैं एक मिनट जस्ट डिक्शनरी मीनिंग देख लूँ तो बेसिकली अक्रूड हमारे पास ये होता है कि अभी तक हमने एक्सपेंस की सूरत में आ जाए ना, अक्रूड एक्सपेंस, अभी तक हमने इसका एक्सपेंस अदा नहीं किया, एक्सपेंस पे नहीं किया। अगर इनकम की सूरत में आए तो इसका मतलब ये होता है अभी हमने इनकम ये वाली कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, हमने ये क्या नहीं की। अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी, नहीं जी, आप अक्रूड इनकम की सूरत में ये होता है कि इनकम आपने हासिल कर लिया, इनकम आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई कैश की शक्ल में आपको, या किसी भी और रेमुनरेशन की शक्ल में आपको, या बैंक की अकाउंट में आपकी पेमेंट नहीं आई, या कैश की शक्ल में आपको नहीं मिली। ठीक है, या और अनअर्नड इनकम भी इसी को बोलते हैं। सॉरी गलत बोल गया मैं आपके लिए। अर्नड इनकम ये है कि आपने एडवांस में अपने कस्टमर से पैसे ले लिए। फॉर एग्जांपल, आप काम करते हैं दरवाज़ों का, आप बड़ाई फर्नीचर का काम करते हैं, आप दरवाज़ों का काम करते हैं, आप उसके साथ साथ फर्नीचर भी बनाते हैं, दूसरा काम भी करते हैं। एक आपके पास कस्टमर आया जी, मुझे बेड दे दें, आप डबल बेड चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ हो ये फ़लाँ चीज़, तो कहते हैं जी हमें ये बेड दे, ठीक है जी आप 1 लाख रुपए में एडवांस दे के चले जाएँ। एडवांस आप 1 लाख रुपए में दे दें तो उसके बाद हम आपको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर हम आपको बेड बना के दे देंगे। तो 1 लाख रुपए आपने ले लिया, बेसिकली वो क्या चीज़ है आपकी, वो आपकी अर्नड इनकम है। क्या चीज़ है जी? अर्नड इनकम। जब आप बेड बना लेंगे, बेड बना के आप उसको दे देंगे, तब आपके पास वो क्या हो जाएगा, अर्न इनकम की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, काम करने के पैसे अब जो एडवांस में ले लेते हैं वो क्या होता है, अर्नड इनकम होता है। अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, एक्सपेंस वजूद में आ गया है लेकिन आपने अदा नहीं किया। आपका बिजनेस है बहुत बड़ा, आपके पास एम्प्लॉई काम करते हैं 50 एम्प्लॉई आपके पास काम करते हैं। हुआ ये कि आपकी कुछ पेमेंट आनी थी, कोई करोड़ रुपया, उससे आपने क्या करना था, पेमेंट करनी थी किसी उससे आपने क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी एम्प्लॉयज़ की सैलरी की। लेकिन वो रकम आपको मिलनी थी 28, फॉर एग्जांपल 28 तारीख को, और रकम आपको ना मिली, और आपने यकम को क्या करनी थी, या 30 को या 31 को आपने पेमेंट करनी थी सैलरीज़ की, अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी। लेकिन आपके पास रकम नहीं आई, तो जिसकी वजह से आपने सैलरीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया। ठीक है, 1 जनवरी आपके पास, सॉरी 31 से फर्स्ट डेट आ गई है। अब इस फर्स्ट डेट को आपके पास ये सैलरी का एक्सपेंस जो है ये इनकर्ड हो चुका है, आपने पे करना था लेकिन किया नहीं है, तो तब क्या आता, अक्रूड एक्सपेंस बन जाएगा। अक्रूड एक्सपेंस बेसिकली क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। तो ये एम्प्लॉयज़ को अभी आपने सैलरी पे करनी थी, वो आपने पे नहीं की, तो क्या बन गया, अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी होता है। और 2 तारीख को आपके पास जो आपने 1 करोड़ रुपये लेना था आया, और फ़ौरन से आपने क्या कर दिया, वो पेमेंट्स जो अपनी सैलरीज़ की अपने एम्प्लॉयज़ को अदा करनी थी आपने अदा कर दी, तो तब क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अक्रूड एक्सपेंस आपने पे कर दिया, आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई जी। अक्रूड एक्सपेंस का पता चला जी आप लोगों को कुछ?
और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस कौन सा होता है आपके पास? वो एक्सपेंस जो एडवांस में आपके कर दे, जिसको हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंस। ये एडवांस आपने पेमेंट कर दी, जैसा कि अभी हमने इंश्योरेंस वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं आप टेक्निक एंड फार्मूला। तो जिस तरह के एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ये कैश बुक में जाएंगे हमारे पास। क्लोजिंग अक्रूड या ड्यू, ये लाइबिलिटी है। क्लोजिंग एडवांस पेमेंट में हमारे पास एसेट हैं। और एक्सपेंस फॉर द ईयर हमारे पास कब जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट से हम लेते हैं। उसके बाद ही हमारे पास लेस ओपनिंग, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ गई, क्योंकि प्रैक्टिस हम अभी नहीं करने जा रहे इसकी। तो आज जस्ट कंसेप्ट बिल्ड हमने करने, हम इसकी आगे चलते हैं उसकी तरफ, थोड़ी सी एंट्रीज की तरफ। जब आपको एंट्री समझ आ जाएंगी तो तब हम इसकी प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। जी अक्रूवल काउंटिंग में कुछ चीज़ें हैं जी। अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोला जाता है। एक्सपेंसेस इन द एरियर भी बोला जाता है, एक्सपेंस इन एरियर। एक्सपेंसेस ड्यू भी बोला जाता है, एक्सपेंस ऑइंग भी बोला जाता है, एक्सपेंस नॉट येट पेड भी बोला जाता है, एक्सपेंस पेएबल भी बोला जाता है। ये जो इतने नेम्स मैंने पढ़े हैं आपके पास, जैसे हमारे पास क्रूड, आउटस्टैंडिंग, इन एरियर, ड्यू, ओइंग, नॉट येट पेड या पेएबल, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेंस जो आपके पास इनकर्ड हो चुका है लेकिन आपने अदा नहीं किया। ये स्टूडेंट्स पता चला जी कुछ? हेलो, किस चीज़ का प्यारे भाई? ये नेम है मुख्तलिफ, ये मुख्तलिफ नेम है एक ही चीज़ के। इन तमाम ये तमाम जो लिखे पड़े हैं वे उन एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंस को बोलते हैं जो एक्सपेंस वजूद में आ चुका है, एक्सपेंस हो चुका है लेकिन आपने उसकी अदायगी नहीं की, पेमेंट नहीं की। ठीक है, ये मुख्तलिफ नेम है उसके। ठीक हो गया, बात समझ आ गई जी? ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आगे आ रहा है जी? अच्छा जी, ये तो इसको भी छोड़ दें ज़रा। जी नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? एक रूल एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। ये क्या चीज़ है? एक ही चीज़ के नेम है। वो एक्सपेंस जो आप पहले से, फॉर एग्जांपल आपने रेंट अदा करना था महीने का, आप क्या करते हैं 6 महीनों का रेंट एक ही बार में अदा कर देते हैं। 1 जनवरी को आपके पास एक हैवी अमाउंट पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है, पहले से ही कुछ आपकी इनकम इतनी हासिल होगी है, आप कहते हैं ये रोज़ रोज़ के झंझट की बजाय 6 माह का दुकान का या शॉप का बिल एक ही बार आप अदा कर दो, रेंट पे कर दो। तो आपका 6 माह का बिल बन रहा था 50,000 रुपये या 60,000 रुपये, आपने 60,000 रुपये एडवांस में ही अदा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एडवांस एक्सपेंस की सूरत कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस आपका कहलाएगा। ठीक है जी, ये जो अनएक्सपायर्ड एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंस आपके पास क्या होता है? ये एसेट के तौर पर इसको हम लेते हैं और एसेट के तौर पर इसको बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है करंट एसेट के तौर के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास है जी इनकम के हवाले से। इनकम के अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम इन एरियर, ठीक है, और इनकम ड्यू, इनकम ओइंग, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल। यानी कि जो ऐसा कि हम पढ़ चुके थे एक्सपेंस के हवाले से, तो एक्सपेंस का हटा के इनकम लगाते जाएं साथ में, तो इसका क्या मतलब होगा? इनकम आपने कमा ली है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, आपके जेब में नहीं आई या आपके अकाउंट में नहीं आई।
ठीक हो गया। आप फ्रिज एसी का काम करते हैं, आप फ्रिज जाके किसी की ठीक करके आ गए हैं, वो कहता है भाई अभी मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं आपको कल दूंगा या महीने बाद दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा। आपने काम किया था 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये जो आपका वो क्या कहलाएगा, अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं उसको, इनकम इन एरियर भी बोल सकते हैं, इनकम ड्यू भी बोल सकते हैं, इनकम ओइंग भी बोल सकते हैं, और इनकम नॉट येट रिसीव्ड या इनकम रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। जस्ट रिसीवेबल भी आप, पर जस्ट नहीं, बस इनकम का है तो इनकम इसको बोलेंगे। ठीक है जी, ये इनकम के हवाले से पता चल गया जी किस किस को बोलते हैं इनकम, आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम या दूसरी चीज़ें। जी तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। एडवांस इनकम या अनअर्न इनकम, एडवांस इनकम या अनअर्न इनकम, यानी पैसे आपने पहले ले लिए, काम नहीं किया। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक मकान बनाना है आपने, ठीक है, आपने उसका ठेका ले लिया, लेकिन उससे एडवांस में 10 लाख रुपए भी ले लिए, तो ये एडवांस में ले लिए हैं, तो इसका मतलब है ये एडवांस इनकम है, ये अनअर्न इनकम है। जब आप उसको बना देंगे तो उसकी सूरत में तब आपकी क्या हो जाएगी, आप इसको अर्न इनकम की सूरत में बोल सकते हैं, ये अर्न इनकम में बन जाएगा। ठीक है, ये इनकम आपके पास अर्न आ जाएगा। ठीक है जी, एडवांस इनकम या अनअर्न इनकम का पता चल गया जी आप लोगों को जी, प्लीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई और कंसेप्ट आता है तो आपको बता जी। ये कंसेप्ट तो आप हमारे पास हैं इंट्रीज़ के हवाले से। हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज आ रही हैं। ठीक है जी, फॉर ओपनिंग एक्सपेंस ड्यू, हमारे पास पिछले महीने का जो या पिछले अकाउंटिंग पीरियड का हमने एक्सपेंस अदा नहीं किया, तो उसकी सूरत में क्या होगा, एक्सपेंस पेएबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ओपनिंग एक्सपेंस ड्यू है हमारे पास, ये तब भी होगा जब हम एक्सपेंस अदा कर देंगे, तब भी ऐसे ही होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और जब हमारे पास ओपनिंग के हवाले से हम एडजस्टिंग आएगा ओपनिंग एक्सपेंस ड्यू के लिए, तब भी हम इसको यही करेंगे, तो नेक्स्ट पीरियड में हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग एक्सपेंस ड्यू, ये हो गया हमारे पास ओपनिंग एक्सपेंस ड्यू के लिए, यानी कि ये एक्सपेंस हमारे पास इनकर्ड हो चुके हैं, हमने अदा नहीं किए हुए। क्लोजिंग एक्सपेंस की सूरत में क्या होगा जी, इसकी एंट्री भी हम अभी देख लेते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट को हम, यानी कि इससे उल्ट हो जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग के लिए जो एंट्री है हमारे पास ड्यू एक्सपेंस के लिए, जब वो क्लोजिंग में आएगा तो एंट्री इससे रिवर्स हो जाएगी, एंट्री उलट जाएगी। वहाँ पे जो डेबिट कर रहे थे उसको क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट कर रहे थे उसको हम डेबिट कर देंगे, यानी कि पेएबल एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस की सूरत में एक्सपेंस का नेम भी आ सकता है, एक्सपेंस रेंट है हमारे पास, तो रेंट अकाउंट हमारे पास, यहाँ पे रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रेंट पेएबल अकाउंट को हम, जैसे कि हमारे पास रेंट के हवाले से एक्सपेंस आ रहा है, तो ओपनिंग एक्सपेंस है हमारे पास, फॉर ओपनिंग रेंट एक्सपेंस ड्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, रेंट एक्सपेंस पेएबल अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग के लिए रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर ओपनिंग एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट है तो तब क्या होगा हम एक्सपेंस की सूरत में, तो फॉर एग्जांपल रेंट की हमने एडवांस पेमेंट की हुई गई, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, एडवांस पेमेंट अकाउंट क्या कर देंगे, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये ओपनिंग के लिए होगा। नेक्स्ट इसकी हम क्लोजिंग की सूरत में हम क्या करेंगे कि एडवांस पेमेंट अकाउंट डेबिट होगा, एडवांस रेंट फॉर एग्जांपल रेंट है, और रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या कर देंगे, हम इसको क्रेडिट करेंगे। फॉर ओपनिंग इनकम ड्यू के लिए क्या होगा, ओपनिंग इनकम ड्यू के लिए है इनकम अकाउंट डेबिट होगा, इनकम रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट हम इसके लिए क्या करेंगे,
क्लोजिंग इनकम के लिए, क्लोजिंग इनकम ड्यू के लिए इनकम रिसीवेबल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सर्विसेज दी है, तो सर्विस की सूरत में आपने कुछ कमाया या आपने कमीशन इनकम आपके पास हासिल हुई है, तो हम कह सकते हैं कमीशन इनकम अकाउंट डेबिट, तो ओपनिंग ड्यू की सूरत में, और आगे करेंगे हमारे क्रेडिट कर देंगे हम किसको, कमीशन इनकम रिसीवेबल अकाउंट को। और इसी तरह से क्लोजिंग इनकम के लिए हम क्या करेंगे, इनकम कमीशन इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट यानी, और कमीशन इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओपनिंग एडवांस रसीट की सूरत में क्या होगा, आपने पहले से पैसे ले लिए हैं, पेमेंट नहीं किया, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद क्लोजिंग की सूरत में क्या होगा, इनकम अकाउंट डेबिट होगा और अनअर्न्ड इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा जी, हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। ये तो थी हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज, ये क्या जी है, ये जितनी भी पढ़ी है हमने, ये हमारे पास ये एडजस्टिंग एंट्रीज है। और अभी हम चल रहे हैं क्लोजिंग एंट्री की तरफ। क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि नॉमिनल अकाउंट्स जितने भी हमारे पास हैं, इनकम और एक्सपेंस से जो रेलिवेंट अकाउंट होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं, और इनके बैलेंसेस हम क्या कर रहे होते हैं, नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करते हैं, हम वो नहीं लेके जाते, नेक्स्ट पीरियड के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते, उनको हम क्लोज कर देते हैं, तो इसको हम क्लोजिंग एंट्री। फॉर एक्सपेंस के लिए होगा, एक्सपेंस की सूरत में क्या होता है, जो डेबिट, क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट समझ लें। सबसे पहले ये होगा, जिस चीज़ की नेचर डेबिट होती है उस चीज़ को हम क्रेडिट कर देते हैं, जिस चीज़ की नेचर क्रेडिट होती है उसको डेबिट कर दिया जाता है, जिसकी डेबिट होती है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। एक्सपेंस की नेचर डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट अकाउंट आपके पास आएगा, ये जस्ट इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और इनकम की सूरत में हम क्या करेंगे, उसी को हम क्रेडिट करेंगे। देख सकते हैं जी, डेबिट क्या आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट, और एक्सपेंस अकाउंटिंग ऐड, यानी फॉर एग्जांपल रेंट है तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अगर एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अगर एक्सपेंस हमारे पास सैलरी का तो सैलरी एक्सपेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये तो क्लोजिंग एंट्री आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इनकम की सूरत में क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसी भी तरह की इनकम, रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, आपके पास कोई और भी इनकम है, उसी आप अकाउंटिंग ऐड को डेबिट कर देंगे और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। और एडजस्टिंग एंट्रीज आपकी लास्ट डेट को हम करते हैं, और टू कंप्लीट द इनकम एक्सपेंस अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू द अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। क्लोजिंग एंट्रीज कब पास करते हैं, पोस्ट ऑन द रिपोर्टिंग या क्लोजिंग डेट इन ऑर्डर टू क्लोज द फाइनल बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंस ऑन अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड टू विच दे रिलेट। जिस अकाउंटिंग पीरियड से ये रिलेट करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड को हम क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्लोजिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इन एंट्रीज की समझ आई है। पहले आपको ये बताएं ज़रा, सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री की बताएं, एडजस्टिंग एंट्रीज को छोड़ दें। उम्मीद है एडजस्टिंग एंट्री की आपके सर से गुजरी होंगी, मुझे लग भी यही रहा है। अब क्लोजिंग एंट्री का बताएं, क्लोजिंग एंट्री की समझ आई है या नहीं आई।